हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। फ्रेंड्स, आज जो लेसन हम कवर करने वाले हैं वो है नोट मेकिंग पर। और ये नोट मेकिंग जो है आपकी राइटिंग स्किल का पार्ट है। और क्लास 9th 10th 11th 12th इन चारों क्लासों में ये पूछा जाता है। अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो ये वहाँ पर आता है 8 मार्क्स में। और अगर मैं एमपी बोर्ड और अदर बोर्ड्स की बात करूँ तो वहाँ के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये आता है, लेकिन एमपी बोर्ड में ये 4 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नोट मेकिंग क्या होता है, कैसे बनाना है और कैसे ये 4 नंबर हमको गेन करने या 8 नंबर हमको गेन करने एग्जाम में। बहुत ईजी है, आखिरी तक बने रहिएगा। मैं मार्किंग स्कीम भी बताऊंगी दोनों ही बोर्ड के लिए, सीबीएसई और एमपी बोर्ड के लिए। तो आज हम सब जो कवर करने वाले हैं ये कंटेंट्स हैं हमारे नोट मेकिंग के। क्या क्या रहेगा इसके अंदर कि सबसे पहले ये है कि हम ये जानेंगे व्हाट इज़ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या चीज़ है, व्हेन आर नोट्स टेकन, नोट्स कब लिए जाने चाहिए या कब लिए जाते हैं, एक अच्छे नोट बनाने के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं ये हम देखेंगे। फिर व्हाट काइंड ऑफ एब्रीवेशंस, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स हम जो यूज़ करते हैं एंड में मैं आपको बताऊंगी जब लेआउट हम डिस्कस करेंगे तब किस तरह के एब्रीवेशंस हो सकते हैं। फिर हमारा पूरा फॉर्मेट रहेगा, दो तरह के फॉर्मेट्स मैं आपको शेयर करूँगी। आप दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको सिंपल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी लास्ट में कि कौन कौन सी बातें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है जब आप नोट मेकिंग कर रहे हैं और जब आप समरी बना रहे हैं। और आखिर में हम देखेंगे एक सैम्पल क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बार सैम्पल क्वेश्चन को कवर करना। चलिए तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ हमारा डेफिनेशन है व्हाट इज़ नोट मेकिंग। Note making is an important study skill. It also helps us at work. We need to draw the main points of the material we read as it is difficult to remember large chunks of information. देखिए, आप कभी भी कहीं जब मीटिंग्स में होते हैं या आप क्लास में भी होते हैं, तो जब टीचर आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है आप साइड में कहीं पर भी क्या कर लेते हैं, नोट डाउन करते चले जाते हैं। क्या हम पूरी पूरी बातों को नोट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। हम एज इट इज़ उनकी सारी बातों को नोट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम उसका एक्सट्रैक्ट मतलब मेन मेन आइडिया क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं उनकी बात में से और उसको हम क्या कर देते हैं, जॉट डाउन कर लेते हैं। तो नोट मेकिंग क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी स्किल है। नॉर्मली यहाँ एग्जाम में आपको जो पूछा जाएगा वो आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसको रीड करके आपको नोट्स बनाने रहेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ये हालांकि यहाँ तो एग्ज़ाम में, लेकिन ये हमको वर्क प्लेस पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आप किसी मीटिंग में होते हैं। अब देख लेते हैं कि हमको नोट्स कब लेने हैं, कब कब मतलब किस किस वक्त पर हम नोट्स लिख सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, व्हेन आर नोट्स टेकन, तो जब आप रीड कर रहे हो कोई टेक्स्ट, जैसे कि आपको एग्जाम में आता है एक पैराग्राफ, तो तब आप टेक्स्ट जब रीड करते हैं तब आप नोट्स बनाते हैं। तो रीडिंग के वक्त हो सकता है, किसी को सुन के हो सकता है, किसी का लेक्चर आप सुन रहे हैं और नोट्स बनाना चाहते हैं, है ना, जैसे टीचर एक्सप्लेन कर रही है तब भी नोट्स बनते हैं। लर्निंग फॉर एन एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आप नोट्स बनाते हैं। ठीक है। आप कोई मीटिंग अटेंड करते हैं तो मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है, उसमें भी हम पॉइंट्स नोट करते हैं। यहाँ सारी जगह हम पॉइंट्स वही नोट करते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। या आप जब कोई किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तब आप मीटिंग को उसको प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि फिर आपको पूरा डिटेल में ना पढ़ना पड़े उस चीज़ को। ठीक है, इसलिए नोट को लिखा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा रुक रहे हैं, आपको याद दिला रही हूँ कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अच्छा, मुझे बताइए, अगर आप कोई मूवी देख के आए, है ना, तो क्या आप 3 घंटे की मूवी अगर किसी को बताएंगे, उसका स्टोरी अगर बताएंगे, तो क्या 3 घंटे तक वर्ड टू वर्ड उसको बताएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो जैसे हर एक मूवी का एक टाइटल होता है, उसका कोई नेम होता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब आप नोट मेकिंग करेंगे तो आप उसका क्या देंगे, टाइटल देंगे। फिर जैसे कि जब मूवी होती है तो मूवी की स्टोरीज़ में आप पहले कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं, फिर विलन कौन था, डायरेक्टर कौन था, म्यूज़िक किसने दिया, लिरिक्स किसने दिए, है ना, डायलॉग्स किसने लिखे, स्क्रिप्ट किसने लिखे, ये एक एक करके आप सारी चीज़ें बताते जाते हैं ना, मेन मेन चीज़ें बताते जाते हैं। तो नोट मेकिंग भी कुछ इसी तरह से है।
आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ जब दिया जाएगा तो उसके अंदर से आपको मेन आइडियाज़, जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि ये नोट बनाने लायक है और इनकी हेल्प से क्या बन सकती है फिर हमारी समरी, तो वो बातों को आप जब आप रीड करेंगे तभी एग्ज़ाम में क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। तो आई होप आपको ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है मूवी का, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि नोट मेकिंग कैसे करनी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमने समझ लिया कि कब कब नोट्स लिखे जाते हैं। चलिए, जब आप नोट बना रहे हैं तो इन सब चीज़ों को, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नोट मेकिंग के, ये ध्यान में रखने हैं। मतलब एक अच्छा नोट क्या कहलाएगा, कैसे कहलाएगा कि ये एक अच्छा नोट है। देखो, सबसे पहले पहले तो उसमें ब्रीविटी होनी चाहिए। नोट शुड बी ब्रीफ। जब भी आप नोट लिखेंगे तो लंबी लंबी चीज़ें नहीं लिख देंगे उसके अंदर, है ना, 3-3 4-4 लाइंस नहीं लिख देंगे। बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, फ्रेज में होना चाहिए। फ्रेज मतलब 3 to 4 वर्ड्स में ही वो आपकी बात कंप्लीट हो जानी चाहिए। जब आप नोट बनाएं, टू द पॉइंट होना चाहिए। अननेसेसरी आप वर्ब्स को अवॉइड करेंगे, मतलब आप एक्शन वर्ड्स को नॉर्मली क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स को अवॉइड करेंगे इसके अंदर। रिलेवेंस होना चाहिए, मतलब जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उससे रिलेटेड होगा तो आपको बाद में समरी बनाने में भी हेल्प मिलेगी। और रिलेवेंट भी आप पैराग्राफ वाइज, जैसे अगर आपका नोट पैराग्राफ 3 पैराग्राफ में दे रखा है, 4 पैराग्राफ में दे रखा है, तो आप पहले ये देख लीजिए कि हर पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बात करी गई है। फिर आपको एक चीज़ और ख्याल में रखनी है कि जब आप पहले पैराग्राफ को नोट लिख रहे हैं, पहला पॉइंट बना रहे हैं, तो उसकी बात आप सेकंड पैराग्राफ में नहीं लिखें, या फिर एक जैसी बातों को एक पॉइंट में लिखें, है ना, ताकि आपको अलग अलग बार, मतलब बार 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 एक ही पॉइंट्स नहीं लिखना पड़ेगा। क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। मतलब नोट शुडन बी सो ब्रीफ, मतलब इतना भी ब्रीफ नहीं हो कि मतलब उसकी क्लैरिटी ही चली जाए, समझ में ही नहीं आए, तो इतना भी ब्रीफ हमको नहीं बनाना है। ताकि इतना इतना ब्रीफ होना चाहिए कि आप अपनी बात को क्या कर सकें, कन्वे कर सकें। वो आपका जो पॉइंट है वो आपके नोट से रिलेट करना चाहिए, आपके पैराग्राफ से रिलेट करना चाहिए। नोट फॉर्म लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, पैरा 1 2 3 4 5 अगर दिए हैं तो पैरा 1 में अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट की बात करी है, कोई भी राज्य की बात करी है, तो राज्य कब बना, कैसे बना, फिर उसकी क्रॉप्स की बात होगी, फिर वहाँ की कल्चर की बात होगी, फिर वहाँ की लैंग्वेज की बात होगी। तो ये सीक्वेंस में अगर कुछ चीज़ें दे रखी है तो नोट भी आप कैसे बनाएंगे, सीक्वेंस में बनाएंगे, ठीक है। एब्रीवेशंस और सिंबल का यूज़ आपको करना है, इट इज़ मस्ट। एब्रीवेशंस एंड सिंबल्स क्या होते हैं मैं आपको भी बता दूंगी नीचे, जब हम लेआउट डिस्कस करेंगे उसके पहले ही। इंक्लूड ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। देखो, जब भी आप नोट बना रहे हैं ना, तो ऐसा मत करना कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लिखना भूल जाओ। इसीलिए जब भी आप नोट बनाने बैठ रहे हैं, सबसे पहले अच्छे से उसको रीड कर लें। हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आप पेंसिल से अंडरलाइंस कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, ताकि फिर से आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। द लॉजिकल प्रेजेंटेशन विथ हेडिंग एंड सब हेडिंग। एक बार अपन ने अंडरलाइन कर लिया तो फिर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 की क्या लिखेंगे, हेडिंग। फिर उसी पॉइंट से, मतलब जो आपने हेडिंग दी उसी से रिलेटेड आप उसकी क्या लिखेंगे, सब हेडिंग्स लिखेंगे। तो ये सारी बातें आपको ख्याल में रखनी है जब आप क्या बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। चलिए, व्हाट काइंड ऑफ, मैंने अभी आपको बताया था हम एब्रीविएशन के बारे में बात करेंगे, तो व्हाट काइंड ऑफ एब्रीविएशन शुड यूज़। जैसे अगर आपको जब आप नोट लिख रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, एब्रीवेट कर सकते हैं, तो आप उसका एब्रीवेशन फॉर्म ही यूज़ करें। क्योंकि कम से कम नोट मेकिंग में इसके मार्क्स भी होते हैं कि जब आप नोट मेकिंग कर रहे हैं तो कम से कम 5 या 6 एब्रीवेशंस का यूज़ आप ज़रूर करिए। जैसे परसेंटेज वर्ड आ गया, तो परसेंटेज को परसेंटेज ना लिखते हुए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। डॉक्टर को पूरे वर्ड में ना लिखते हुए हम क्या लिख सकते हैं, डॉक्टर लिख सकते हैं। मतलब आप इन परसेंटेज, डॉक्टर, इन वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं विद सिंबल। तो ये तो सिंबल हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो गया, एब्रीवेशन फॉर्म हो गया इसका। और भी अलग एब्रीवेशन है जो मैंने इधर साइड, आप राइट हैंड साइड देख सकते हैं कि अगर आप किसी का शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर के लिए DR यूज़ होता है, प्रोफेसर के लिए प्रोफे F करके पॉइंट डॉट लगाना है आपको, ये यूज़ होता है। सिंबल्स मतलब जैसे एंड का सिंबल इस तरह से बनता है, एग्जाम पे के लिए E और G आप यूज़ करते हैं, एंड सो ऑन। जब आपको बहुत सारी बातें बतानी हैं
और आपको बोलना है कि इस प्रकार से और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके लिए आप एटसेट्रा का वर्ड यूज़ करते हैं, ETC यूज़ करते हैं। दैट इज़ के लिए I.E आप यूज़ करते हैं, ये सिंबल है क्योंकि ये वर्ड्स नहीं है ना। और अगर आपको कोई कैपिटल लेटर को फर्स्ट मतलब कैपिटलाइज करने हैं कुछ लेटर्स, तो उनको भी आप एब्रीवेशंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ना लिखते हुए हम UNO लिख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम ना लिखते हुए हम क्या लिख सकते हैं, UK। ठीक है, इस तरह से UAE लिख सकते हैं, है ना, USA लिख सकते हैं, इस तरह से। इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए कि यूजिंग फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड, कभी कभी क्या होता है हम स्टार्टिंग की कुछ फ्यू लेटर्स यूज़ करके भी वर्ड को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो एब्रीवेशन कुछ नहीं है, आप लेंदी वर्ड को कैसे सिंबल में या शॉर्ट फॉर्म में, मतलब फ्यू लेटर्स में आप कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट फ्यू लेटर्स में कैसे लिख सकते हैं, उसको आप एब्रीवेशन के फॉर्म में यूज़ करेंगे जब नोट मेकिंग करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपकी रिमेम्बरेंस के लिए। ठीक है, चलिए एब्रीवेशन भी हो गया। अब आता है हमारा लेआउट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको 2 कंसेप्ट बताऊंगी यहाँ पर, आपको जो ज़्यादा बेटर लगे आप उसको अटैम्प्ट करिए, उसको यूज़ करके एग्ज़ाम में नोट मेकिंग बना के आइए। पहला आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पर दिया है फर्स्ट कंसेप्ट, और इधर राइट हैंड साइड की तरफ दे रखा है सेकंड कंसेप्ट। जो फर्स्ट कंसेप्ट है ये यूजुअली नॉर्मली यूज़ किया ही जाता है हर जगह, है ना। मोस्ट ऑफ द नोट मेकिंग आप देखेंगे तो आपको ये फर्स्ट वाला कंसेप्ट ही नज़र आएगा, जहाँ पर क्या होती है, मेन हेडिंग होती है। अब जैसे अगर आपका सॉरी, मेन हेडिंग से सबसे पहले हाँ हम बात कर लेते हैं टाइटल की। पहले तो अभी टाइटल कैसे देना है, जब आप किसी भी पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको इतना तो समझ में आ ही जाता है कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। क्या ये वाटर सेविंग से रिलेटेड है, क्या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचाने की बात कर रहा है, क्या ये किसी राज्य की स्टेट की बात कर रहा है, क्या ये किसी क्रॉप की बात कर रहा है, क्या ये किसी साइंस का टॉपिक है। तो टाइटल निकालने का एक इजी तरीका है कि जो कीवर्ड बार बार वहाँ पर आया है या बार बार एक ही चीज़ को फोकस किया गया है, वो आप अपना क्या बना लीजिए, टाइटल बना लीजिए। फिर अगर आपका जो पैराग्राफ आया है एग्ज़ाम में अगर वो 2 या 3 पैराग्राफ में दिया हुआ है तो पैराग्राफ को सॉर्ट कर लो, पहले पैराग्राफ नंबर 1 2 3 ऐसे बना लो। फिर आप उसको मतलब मेन हेडिंग 1, मेन हेडिंग 2 और मेन हेडिंग 3 के जैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेन हेडिंग में सबसे पहले जैसे आपने पैराग्राफ नंबर 1 लिया, तो पैराग्राफ नंबर 1 में जो भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही थी, जैसे पहले आपने मध्य प्रदेश का कोई आपको क्या आया, पैराग्राफ आया, तो पहले उसमें स्टार्टिंग में बात कर ली उन्होंने कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब बना था, तो ये उसकी बात कर ली। फिर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर कल्चर आ गया तो सेकंड मेन हेडिंग में आप कल्चर दे देंगे। थर्ड मेन हेडिंग में अगर लैंग्वेज की बात कर रहा है तो आप लैंग्वेज दे देंगे। मेन हेडिंग के बाद में आप जो भी उसके बारे में लिखेंगे वो आपकी सब हेडिंग कहलाएगी। तो सब हेडिंग में आप क्या लिखेंगे, 1.1, क्योंकि वो 1 की ही है तो 1.1 और 1.2। अगर आप 2 पॉइंट लिख रहे हैं मेन हेडिंग में तो नंबर 1 की, फिर आप नंबर 2 देंगे। नंबर 2 हो सकता है आपने जब पैराग्राफ चेंज किया है तो उसमें से निकल के आ रहा होगा आपका कोई मेन हेडिंग, तो उसमें आप 2.1 सब हेडिंग बनाएंगे। अब सब हेडिंग में सब हेडिंग कब बनेगी, जब आप इसके बारे में लिखेंगे। इधर देखो, जब आपने यहाँ पर जैसे क्रॉप्स लिखा तो आपने यहाँ पर बता दी कौन सी क्रॉप है ना। अब आपने यहाँ पर बता दी कि रबी है कि खरीफ है, तो ये उसकी क्या होगी, सब हेडिंग हो गई। ठीक है, फिर आपने 2.2 में कुछ और बात करी, मतलब ये जो 2.1 होगा और जो 2.1.2 होगा वो किसके बारे में होगा, वो होगा 2.1 के बारे में। जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, अपन सैम्पल क्वेश्चंस करेंगे ना नीचे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसके अंदर। फिर आप जब थर्ड मेन हेडिंग लगेंगे तो इसको नंबर 1 2 3 देंगे। फिर 3 का अगर सब हेडिंग बना रहे हैं तो 3.1, और सब हेडिंग का भी सब हेडिंग बना रहे हैं तो फिर 3.1.1 और 3.1.2। और नीचे आपको
की टू एब्रीवेशन एंड सिंबल, कम से कम यहाँ पर आपको 4 लिखना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 लिखे हुए हैं, लिखे नहीं है मतलब मैंने आपके सिर्फ फॉर्मेट के लिए लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन आप एग्जाम में कम से कम 4 to 5 लिख के आएंगे। अब इधर देख लीजिए सेकंड कंसेप्ट, मतलब आप चाहें तो ये वाला लेआउट फॉलो कर सकते हैं या आप ये वाला लेआउट भी फॉलो कर सकते हैं। जब आप ये वाला लेआउट फॉलो करें जिसके अंदर आप मेन हेडिंग्स के लिए तो 1 2 3 यूज़ करते हैं, फिर उनकी सब हेडिंग के लिए मतलब ये वाला आप सिंबल यूज़ करेंगे जो रोमन में होता है ना, ये रोमन नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आप इसका सब हेडिंग बना रहे हैं तो उसके लिए आप ABC यूज़ कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी लेआउट फॉलो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप ये ख्याल रखें कि आप जो नंबरिंग है ये प्रॉपर दें, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। मैं नीचे जब आपको मार्किंग स्कीम बताऊंगी ना तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो आप जब लेआउट को फॉलो करें, या तो आप फर्स्ट कंसेप्ट के जैसे लिख के आएँ या आप सेकंड कंसेप्ट के जैसे लिख के आएँ। इसका भी स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का लेआउट होता है नोट मेकिंग का। तो ये मेनली आपकी बुक में ही दे रखा है। अगर आप हॉर्नबिल देखेंगे खोल के तो हॉर्नबिल के पेज नंबर में आपको बता देती हूँ, उस पर आपको मिल जाएगा। ये आपको ये पेज नंबर पे मिलेगा, मेरी बुक पे तो पेज नंबर 78 पर है। आप भी देख सकते हैं, हॉर्नबिल की बुक में मिल सकता है आपको इजीली वहाँ पर। चलिए, तो ये लेआउट है आपका। आ जाते हैं अब हमारे थोड़े से कि हमको क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं और समरी कैसे बनानी है हमको। अब एक बार जब आपके पॉइंट्स बन जाएं तो उन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके आपको क्या बनानी है, एक प्रिसाइज समरी, है ना। क्योंकि समरी तो जो पैराग्राफ दिया है उससे छोटी ही होगी और उसके अंदर वही बातें लिखी जाएंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंक्लूड ऑल रिलेवेंट डाटा, जितने भी रिलेवेंट इंपॉर्टेंट डाटा है वो आप इंक्लूड करो। तो अगर आपने नोट में ही कर दिया होगा तो समरी में भी आ जाएगा। सुटेबल टाइटल, ये आपको देना ही है, एग्जाम में 1 मार्क का आता है। इट इज़ मैंडेटरी टू मेक एटलीस्ट 4 हेडिंग, 4 हेडिंग हमको बनानी है और उसके अंदर सब हेडिंग्स भी लिखनी है, ठीक है। फिर समरी शुड बी ब्रीफ, समरी आपकी ब्रीफ होनी चाहिए। एंड शुड बी मेड यूजिंग नोट्स प्रिपेयर्ड, मतलब जो आपने नोट्स बनाए हैं ऊपर उन्हीं को यूज़ करते हुए आप क्या बनाएंगे अब अपनी समरी। मेंटेन वर्ड लिमिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो दे दिया जाता है कि 50 वर्ड्स में ही लिखो, है ना। तो आपको स्ट्रिक्टली अडर टू द नोट्स रहना, मतलब जो नोट्स आपके लिखे हुए हैं उससे ही आपको स्ट्रिक्टली उसी के सराउंड में ही रहते हुए नोट मेकिंग को यूज़ करते हुए आपको समरी बनानी है। प्रिपेयर की टू एब्रीवेशंस, ये तो हमको करना ही है, मैंने अभी बता दिया मिनिमम 4 होने चाहिए। एंड एनक्लोज इट विद इन अ बॉक्स, आपने देखा ही होगा, अभी मैंने आपको लेआउट ऊपर जो बताया था कि कैसे एब्रीवेशन बॉक्स के अंदर दे रखा था, ये देखो यहाँ पर, है ना। आपको ये जो एब्रीवेशंस आप जब लिखेंगे ये बॉक्स के अंदर जाएगा। ये लेआउट हमने इसलिए दिया था कि आप समझ जाएं कि कैसे बनाना है हमको पूरा। ये एब्रीवेशन जो है आपके बॉक्स में रहेंगे और ये एब्रीवेशन आपने कहाँ यूज़ करे होंगे, इन नोट्स के अंदर। जैसे अगर आप यहाँ पर मध्य प्रदेश लिखना चाहते होंगे तो मध्य प्रदेश के लिए आपने क्या लिख दिया, MP। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर हेडिंग में दिया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ना लिखते हुए आपने लिख दिया MP। तो आपको बताना पड़ेगा नीचे कि MP का मतलब क्या है। MP लिख के ऐसे लिखना पड़ेगा आपको मध्य प्रदेश, ये एब्रीवेशन हो गया इसका ना। तो ये बॉक्स में लिखा जाना चाहिए, ठीक है, तभी मार्क्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। चलिए, तो ये था आपका नोट मेकिंग और पॉइंट्स टू रिमेंबर। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, फिर जल्दी से आ जाते हैं हमारे सैम्पल क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ नोट मेकिंग क्या है। नोट मेकिंग इज़ अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स फ्रॉम द सोर्स, मतलब एक तरीका है कि जिससे आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल है, जो पैराग्राफ अवेलेबल है, उसको रीड करते हुए आप क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नोट। अब आ जाते हैं हम अपनी मार्किंग स्कीम पर। एग्ज़ाम में नोट मेकिंग आया तो ज़रूर करके आना, 4 नंबर निकालने हैं हमको कैसे भी। यहाँ पर टाइटल आपका आएगा 1 मार्क्स का। मैं ये MP बोर्ड वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ अभी, है ना। MP बोर्ड के बच्चों के लिए ये 4 मार्क्स में आता है और CBSE में ये 8 मार्क्स में आता है। तो 4 मार्क्स कैसे डिवाइड है ये इधर दे रखे हैं। फिर 8 के बारे में भी बताती हूँ आपको। नंबरिंग एंड आइडेंटिंग, जब आप मेन हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग जो दे रहे हैं ना आप,
इसके भी मार्क्स होते हैं, 1 मार्क मिलेगा। फिर की पॉइंट्स अगर आप लिख रहे हैं, ग्लॉसरी, आपके वर्ड्स, आपके फ्रेजेस और आपके एब्रीवेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका 1 मार्क, और जो पूरा नोट आपने बनाया 4 पॉइंट का, 4 मेन पॉइंट का, उसके 1 मार्क। तो इस तरह से 4 मार्क्स इसमें क्या है, आपकी मार्किंग स्कीम में इंक्लूड है। अब सीबीएसई में क्या रहेगा, सीबीएसई के बच्चों के लिए ये 8 मार्क्स का आता है। तो 8 मार्क्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, टाइटल उनका भी 1 मार्क का ही होता है, ठीक है। उसके बाद में आपकी नंबरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ये 1 मार्क की रहेगी, ठीक है। की एंड ग्लॉसरी भी 1 मार्क का रहेगा। ये जो नोट्स है ना आपके, आप लोगों को बच्चे, ये 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो 5 मार्क का तो आपका क्या हो जाएगा, नोट मेकिंग, और 3 मार्क का आपका जो बच गया, आपका जो ये नोट मेकिंग है ये 5 मार्क्स का आएगा। और आपको समरी भी पूछी जा सकती है, तो जो समरी आएगी वो आएगी 3 मार्क्स की। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 8। तो समरी के अंदर क्या देखेंगे, समरी में उन्होंने मार्क डिवाइड कर रखा है, कंटेंट के दे रखे हैं 2, मतलब जो कंटेंट है वो 2, और आपके जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के 1 मार्क, तो ये हो गए 3 मार्क। तो आपका ये 8 मार्क का डिवाइडेशन है, 5 मार्क का नोट और 3 मार्क की क्या है, समरी, और समरी के अंदर क्या है, कंटेंट और एक्सप्रेशन के मार्क है। तो ये यहाँ पर हमने मार्किंग स्कीम भी डिस्कस कर ली, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे माइंड में हमेशा रहना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि हमारा मार्क कहाँ से मिल सकता है या कहाँ हम लूज़ करेंगे। हम टाइटल नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट हमारा 1 मार्क चला जाएगा। टाइटल लिख के आना एग्जाम में, है ना। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, हमने ये जाना सबसे पहले कि हमको सबसे पहले टाइटल फाइंड करना है, टाइटल लिख के आना है, हमको नोट्स बनाने हैं, 4 मेन पॉइंट्स लिखने हैं, फिर उसके सब पॉइंट्स लिखने हैं, फिर सब पॉइंट्स के अंदर अगर आप और कुछ लिख रहे हैं तो उसके सब हेडिंग्स में चला जाएगा। एब्रीवेशन बिल्कुल लिखना ही है, ठीक है। तो जो आपकी नोट्स होगी वो नोट्स कैसे डिवाइडेड है, ये इसमें डिवाइडेड है। देखो, नोट के अंदर सबसे पहले होगा आपका मेन सेक्शन, फिर मेन सेक्शन के अंदर होगा सब सेक्शन, और सब सेक्शन के अंदर अगर आप और कुछ लिखना चाहते हैं तो वो बनेगा आपका सब सेक्शन, ठीक है। इसको भी अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लगा लेना पॉज करके वीडियो को। चलिए, अब हमारा टाइम आ गया है जहां हम एक सैम्पल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हैं। ये जो पैराग्राफ है बच्चा, मैंने उठाया है आपकी हॉर्नबिल बुक से, जो अगेन पेज नंबर 76 पर दे रखा है। इफ़ यू वांट टू सी, आप जाके देख भी सकते हैं। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं इसी पर ही नोट मेकिंग करवा देती हूँ आपको। सो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, गिव सुटेबल टाइटल एंड समराइज द पैसेज। यहाँ पर समरी के लिए भी बोला है आपको, लेकिन एमपी बोर्ड में पिछले 2 सालों से समरी नहीं पूछी जा रही है, लेकिन सीबीएसई स्टूडेंट्स को पूछी जाती है। तो आप अपना अपना ब्लूप्रिंट देखिएगा, आपको क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग नोट मेकिंग की प्रिपरेशन हमको करनी है। देखिए, यहाँ पर ये मैंने पहले से ही, जो आपको येलो लाइंस दिख रही हैं, ये मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिए हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो रीड करते वक्त आपको क्या कर लेना है, जो भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आपको लगे उनको क्या कर लेनी है, अंडरलाइन कर लेनी है। या आप देख सकते हैं कि ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ है, 4 पैराग्राफ में डिवाइड कर रखा है, 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो पैराग्राफ है ये फेजेंट के ऊपर है, मतलब उन पक्षियों के ऊपर है जिनके फैदर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो वो किस तरह के, मतलब पक्षी होते हैं, इसके बारे में बोला गया है इसके अंदर। किस फैमिली, कौन से स्पीशीज से बिलोंग करते हैं ये बताया गया है, और कौन कौन सी बर्ड्स हैं जो इन्हीं की फैमिली में आती हैं। फिर इंडिया में क्या प्रोग्राम चलता है इनको सेव करने के लिए, है ना, ये दे रखा है इसके अंदर। इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या मतलब क्या अवेयरनेस क्रिएट करी है स्कूल्स में, सेकेंड वाले पैराग्राफ में ये दे रखा है। फिर थर्ड में अगर आप देखेंगे तो ये दे रखा है कि कहाँ से आए थे, फिर क्या, कहाँ का ओरिजिन है इनका, फिर कहाँ कहाँ ये फैल गए, स्कैटर हो गए धीरे धीरे। फिर लास्ट में आपको ये बताया गया है कि मतलब कितने नंबर ऑफ फेजेंट इंडिया में पाए जाते हैं, और जो ब्लू कलर का पी फाउल है, मतलब जो पीकॉक है, वो इंडिया का
नेशनल बर्ड भी है और इंडिया के आर्ट कल्चर और फोकलोर में भी जाना जाता है। तो ये पैराग्राफ जब आप रीड करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, फेजेंट के बारे में बात कर रहा है। चलो रीड कर लेते हैं इसको एक बार। Pheasant are shy, charming birds known for their brilliant plumage. These beautiful birds occupy an important niche in nature's scheme of things. Of the 900 bird species and 155 family, the pheasants belong to the order Galliforms and family Phasianidae. The galliforms are known as game birds, and this includes pheasants, partridges, quails, grouse, francolins, turkey, and megapodes. There are 51 species of pheasant in the world, and these are shown in the identification chart brought out by the Environment Society of India. देखो अब एनवायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया को ESI के जैसे ब्रैकेट में यूज़ किया हुआ है, तो आप इसको एब्रीवेशन के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ दिस चार्ट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग मेंबर ऑफ द स्कूल इको क्लब्स अंडर द नेशनल ग्रीन कॉप्स NGC of the Ministry of Environment and Forest, Government of India. Except for the Conga peafowl, all the other pheasants are from Asia. Scientists believe that all the pheasants originated from the Himalayas and then scattered into Tibet, China, Myanmar, South and Southeast Asian countries as well as the Caucasus Mountains. The jungle fowl and the peafowl spread to South India and Sri Lanka long before the early settler established themselves in the Indo-Gangetic plains. About a third of all the pheasants in the world are found in India. The male blue peafowl, the peacock, is the best known member of the pheasant family and is India's national bird. It occupies a prominent place in India's art, culture and folklore. अब देखिए, हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया। अब मैंने पहले से ही यहाँ पर हाइलाइट्स कर रखे हैं, यही हाइलाइट्स आपकी बुक में भी दे रखे थे। इन्हीं को यूज़ करते हुए मुझे ये लगा ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इनको हमने अंडरलाइन करके फिर क्या करा। देखो पहली वाली में क्या था, पहले वाले पैराग्राफ में फेजेंट की नेचर के बारे में बात हो रही थी, है ना, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये बात हो रही थी। फिर सेकंड वाले में कितनी तरह की स्पीशीज़ होती हैं इनकी पूरी वर्ल्ड में, इनके बारे में बात हुई। ठीक है, अवेयरनेस के बारे में बात हुई कि एनवायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चार्ट के अकॉर्डिंग इतने स्पीशीज़ हैं। फिर नेशनल ग्रीन कॉप्स क्या कर रही है, अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। फिर थर्ड में ये पता चला कि उनका ओरिजिन कहाँ से था, कहाँ से आए, कैसे स्कैटर्ड हुए, है ना। फिर लास्ट में हमको पता चला कि पीकॉक जो है इंडिया का नेशनल बर्ड भी है। तो इसी को हम यूज़ करते हुए अब क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले नोट मेकिंग लिख देंगे, ऊपर टाइटल दे देंगे, हम यहाँ पर दे दिया हमने क्योंकि ये पेजेंट के बारे में था, फेजेंट के बारे में था जो कि क्या है, एक तरह की ब्यूटीफुल बर्ड होती है, तो मैंने यही इसका टाइटल दे दिया। सबसे पहले पैराग्राफ में क्या दिया था, कैरेक्टरिस्टिक और उनकी फैमिली के बारे में, मतलब उनकी नेचर के बारे में बताया था, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था। तो मैंने इसी को क्या बना दिया, इसका मेन हेडिंग बना दिया। फिर इसके अंदर मैंने अब बता दिया कि वो कैसे हैं। ये पहली लाइन में लिखा था, शाय हैं, चार्मिंग है, ब्रिलियंट प्लूमेज है। फिर मैंने कौन सी ऑर्डर में आते हैं, ये बर्ड की कौन सी ऑर्डर में आते हैं, तो यह आते हैं गैलीफॉर्म। अब गैलीफॉर्म जो हैं क्या बोली जाती हैं, गैलीफॉर्म को क्या बोला गया था उसके अंदर, देखो गैलीफॉर्म बहुत फेमस है, नोन एज गेम बर्ड, उनको गेम बर्ड भी बोला जाता है ना। और इनके अंदर कौन कौन सी बर्ड्स जो हैं जो गेम बर्ड्स कहलाएंगी, फेजेंट्स, ठीक है, पैट्रिजेस एंड क्वेल्स। फिर जो फैमिली है इनकी, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं, फैसिनिडाए। तो इनमें मैंने 1.1 1.2 में फिर मैंने क्या बताया, सब हेडिंग्स बताई और 1.3 में मैंने बता दी उसकी फैमिली का नेम। फिर नंबर ऑफ स्पीशीज बोल दिया मैंने। देखिए आप देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पर एब्रीवेशंस भी यूज़ किए हैं, कैन यू सी, ये एब्रीवेशन है। ये नंबर का मैंने पूरा नंबर ना लिख के NO करके डॉट लगा दिया। अकॉर्डिंग को मैंने देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग करके ACC करके डॉट लगा दिया। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर एब्रीवेशन आपको इस तरह से यूज़ करना है, जब नोट्स बनाए ना तो वहीं पर यूज़ करना है, ताकि फिर आप उसका रेफरेंस देंगे नीचे एब्रीवेशन में।
नंबर ऑफ स्पीशीज़ बता दी, तो 2.1 में मैंने लिख दिया कि 51 स्पीशीज़ ऑफ फेजेंट्स है, और ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू ESI चार्ट। फिर अब ये ESI चार्ट का पर्पस क्या था भैया? पर्पस था कि क्रिएट करना है अवेयरनेस। उसके लिए उन्होंने क्या बनाया है? ईको क्लब भी बनाया है स्कूल अंडर, किसके अंडर? NGC के अंडर। फिर हमने थर्ड पैराग्राफ में क्या बताया था? ओरिजिन के बारे में बताया था उसके। तो कहाँ से आए? एशिया से आए, लेकिन एक जो था वो नहीं था, जिसका नाम था कॉन्गो पी फाउल। लिखा था ना, एक्सेप्ट फॉर द कॉन्गो पी फाउल ऑल द अदर पेजेंट आर फ्रॉम एशिया। सारे एशिया से हैं, सिर्फ ये कॉन्गो पी फाउल नहीं है। फिर हमने लिख दिया कि ओरिजिनेटेड कहाँ से हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? हिमालयाज से। ठीक है। फिर कहाँ स्कैटर्ड हो गए? तिब्बत, चाइना, म्यांमार चले गए। फिर जंगल फाउल एंड पी फाउल के बारे में बता दिया कि ये कहाँ, मतलब ये दो जो हैं बर्ड्स, ये कहाँ स्प्रेड हुई? ये स्प्रेड हुई साउथ की तरफ और श्रीलंका की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ और श्रीलंका की तरफ। फिर कब हुई ये भी बता दिया, लॉन्ग बिफोर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स सेटलमेंट। सेटलमेंट के लिए देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है ना। फिर कहाँ कहाँ फाउंड होती है? एशिया में फाउंड होती है। तो एशिया में कहाँ? एशिया तो बहुत बड़ा है, तो ज़्यादा कहाँ? पर्टिकुलरली इन इंडिया। फिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? क्योंकि 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन यहीं पाई जाती है। और फिर पिकॉक बता दिया कि भाई पिकॉक क्या है? इंडिया का नेशनल बर्ड है। फिर क्या रिप्रेजेंट करता है? कल्चर, आर्ट और फोकलोर में उसकी बातें करी जाती है। कल्चर में रिप्रेजेंट होता है, आर्ट में, कहानियों में इसकी पिकॉक की बात होती है। और इस तरह से हमने 4 मेन पॉइंट्स बनाए और उनके सब पॉइंट्स भी बनाए, और सब पॉइंट्स के भी सब पॉइंट्स बनाए। देखिए यहाँ पर जितने भी एब्रीवेशन थे मैंने उनको क्या कर दिया? बॉक्स में लिख दिया। जैसे कि यहाँ पर मुझे लिखना था एंड, तो एंड को मैंने इस तरह से लिखा था। एग्जाम्पल को मैंने इस तरह से लिखा था। इन्वायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया को ESI के तौर पे लिखा था। साउथ इंडिया के लिए मैंने SI यूज़ किया था। सेटलमेंट के लिए मैंने SETTL और डॉट लगा दिया था। नेशनल ग्रीन कॉप्स के लिए मैंने NGC यूज़ किया था। तो ये एब्रीवेशन आप नीचे लिख के आएंगे, वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म। फिर क्योंकि हमको समरी भी बनानी थी, तो मैंने यहाँ पर उन्हीं पॉइंट को यूज़ करते हुए यहाँ पर क्या बना दी? समरी बना दी। समरी आप कितने वर्ड्स में लिख के आएंगे? वहाँ पर जितनी मैक्सिमम आपको 50 to 60 वर्ड्स में ही पूछी जाएगी, तो आप वर्ड लिमिट का वहाँ पर एग्ज़ाम में ध्यान रखेंगे। तो ये जो आपकी समरी बनेगी, ये किसको यूज़ करते हुए बनेगी? ये जितने भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं, जितने भी नोट मेकिंग में जो पॉइंट्स कवर किए हैं, उन्हीं को यूज़ करते हुए 4 पॉइंट से तो 4 पैराग्राफ करके छोटे छोटे आप इसको कवर कर लेंगे। सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे, इसको अपनी लैंग्वेज में ब्रीफली क्या कर लेंगे? कवर अप कर लेंगे, और ये आपकी क्या हो जाएगी? समरी। सो यहाँ पर नोट मेकिंग का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे कवर करना भी था, पहले ही कवर कर लेना चाहिए था, तो यहाँ पर ये फिनिश हो गया है। अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उसके भी 4 या 8 मार्क्स एग्ज़ाम में आ सके। सो एट लास्ट मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू, और कीप शेयरिंग